Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 मार्च 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, लेकिन पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से बिल्कुल सेफ्टी के साथ में पूरे फेस्टिवल को एंजॉय करो। देन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से इसके बारे में मेंशन करना। वैसे हम लोग यहाँ पर मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर जाकर लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर फिर से आपको ये दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर नाउ फाइनली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो आज होली भी है और मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर फेस्टिवल में लगे हुए होंगे और बहुत कम लोग आज वीडियो को देखने वाले हैं, जैसा हर बार होता है, जैसा पिछले 4-5 सालों से हो रहा है। कोई बात नहीं, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको कवर करेंगे क्योंकि बिल्कुल फेस्टिवल एंजॉय करना भी बनता है। लगातार पढ़ रहे हो दोस्तों, मुझे पता है बहुत सारे लोग रोज़ाना डेली बेसिस पर 5 बजे उठ जाते हैं वीडियो को देखने के लिए। मतलब इतने सारे लोग डेली बेसिस पर उठ रहे हैं, अपने आप में यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक सैल्यूट है ना, जो कि बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह से सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एंजॉय करना बनता है, एक आध दिन यहाँ पर एंजॉय करो और आपका जो बॉडी है ना, आपका जो माइंड है वो वापस से रिफ़्रेश होगा और फिर उसके बाद में आप जब पढ़ने बैठोगे तो एक और अलग से एनर्जी होगी बॉडी के अंदर में पढ़ाई करने की। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि चाहे कितना भी कैसा भी दिन हो घर में, चाहे कोई शादी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बड़ा फेस्टिवल भी हो, मेरा मानना यह कि आप कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा थोड़ा सा पढ़ने के लिए निकाल लिया करो। इससे क्या होगा, जो आपकी हैबिट बनी हुई है वो बनी रहेगी। नहीं तो फिर जैसे आज आप समझो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो इससे होगा क्या, कल भी जो मन है ना वो थोड़ा सा आलस करने लगेगा और ऐसे धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा और टाइम वेस्ट करने लगेंगे। जो हमने इतने लंबे समय से अपना आपको डिसिप्लिन में रखा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन की, वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करो, जैसे कि आज मुझे भी यहाँ पर टाइम लगा है वीडियो को पढ़कर तैयार करने में, प्रिपेयर करने में, रिकॉर्ड करने में समय लगता है, तो जैसे तैसे थोड़ा सा समय निकाल लिया करो। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन आप निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही कठिन है यार, नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हो। तो 1 आध घंटा निकाले करो डेफिनेटली, जब भी कोई अर्जेंट काम आ रहा है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आप यहाँ पर मेंटेन करके चलोगे चीज़ों को, आपकी हैबिट जो है वो बनी रहेगी पढ़ाई में, आपका दिमाग जो है उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा, आप उससे दूर नहीं जाओगे। समझे? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा बात करता है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व चर्चा में आ चुका है, पीटीआर। पहले हम समझेंगे खबर क्या है, क्यों है ये चर्चा में। हाल ही में जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी पता चल जाएगा। ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, इसी का एक हिस्सा कह सकते हो। यहाँ पर एक प्लानिंग हम इसके तौर पर लेकर आते हैं और इसी की वजह से एक प्लानिंग तैयार की गई है कि कैसे हम लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास जो भी यहाँ पर जंगल है, जो भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट लगेगा ना, इस प्रोजेक्ट से पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नुकसान पहुँचने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड लैंडस्केप प्लान को हम लोग लेकर आए हैं, इसको तैयार किया गया है। इस प्लान में क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरमेंट है उसको बचाया जा सके, उस प्रोजेक्ट का एक गलत इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट के ऊपर ना पड़े। ये हमारा एक मेजर फोकस होने वाला है। तो इस वजह से इस आर्टिकल में 2 रेलिवेंट चीज़ें हैं जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। पहला केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट समझेंगे क्या है, दूसरा पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके बारे में फैक्चुअल डेटा कवर करेंगे। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है, यानी कि टाइगर की अगर आप बात करोगे तो उनके रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कहाँ पर स्थित है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन बने हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अगर आप अंदर जाओगे तो कहाँ पर स्थित है, जो विंध्या हिल्स है, विंध्या पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोकेशन देखना चाहें तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया का मैप, और पन्ना टाइगर रिजर्व को अगर आप ढूंढोगे तो इस प्रकार से यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मध्य प्रदेश और ऊपर है उत्तर प्रदेश।
इन दोनों के बीच में नदियाँ जो बहती हैं, जैसे यहाँ पर एक नदी है यह बेतवा, दूसरी नदी यहाँ पर आपको दिख रही होगी केन। इन दोनों की नदी को जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, उसी को नाम दिया गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो बोला यह जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पर वो हिस्सा आ रहा है, इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो इस वजह से ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से बचा सकें। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा सा और पन्ना टाइगर रिजर्व को पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, हायना, स्लॉथ बियर, ये वाले जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बात क्लियर हो गई। यहाँ पे सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कौन से राज्य में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। कौन कौन सी नदी? एक नदी है केन और दूसरी नदी है बेतवा, दो नाम की नदियाँ। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये रहा मध्य प्रदेश और ऊपर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक नदी आ रही है बेतवा और यहाँ पर आ रही है केन। इन दोनों के बीच में आप ये रेड कलर की पूरी लाइन देख रहे होंगे ना, ये जो रेड कलर की लाइन है यही लाइन है। ये बेसिकली यहाँ पर एक नाला खोदा जा रहा है, एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके माध्यम से हम इन दोनों नदियों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्यों जोड़ा जा रहा है? फालतू में जोड़ लें क्या? नहीं, यहाँ पर इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो केन नदी है, कौन सी वाली? केन नदी, ये जो नदी है ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, लेकिन बेतवा नदी में पानी बहुत कम है। इसकी वजह से इस वाले रीजन में ना, बुंदेलखंड वाले रीजन में सूखा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से होगा क्या, जब हम इसको जोड़ देंगे एक नाले के माध्यम से, एक कैनाल के माध्यम से, तो होगा ये कि केन नदी में जो एक्स्ट्रा पानी है, जो सरप्लस वाटर है, उसको हम यहाँ से इस नाले के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देंगे बेतवा नदी के अंदर में। तो बेतवा नदी जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर प्रॉपरली पानी पहुँच पाएगा। ध्यान रखना, जो सरप्लस वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको ट्रांसफ़र करने की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो आपसे सवाल बन सकता है कौन सी नदी से कौन सी नदी में पानी भेजा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में? तो ध्यान रखना, केन नदी से बेतवा नदी में यहाँ पर एक्सेस वाटर को एक कैनाल के माध्यम से भेजा जाने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। प्लस हमारे पास में एक बॉडी है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, दो नदियों को जोड़ने वाली बॉडी। इसके अंदर में ये पहला प्रोजेक्ट है जो केन बेतवा लिंक है। ठीक है, इसका मकसद है बुंदेलखंड रीजन को पूरी तरह से अच्छा खासा पानी प्रोवाइड करवाना। मैंने आपको बोला ना, बुंदेलखंड रीजन यहाँ पर ये हुआ, यहीं पर सपोर्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी कम है। तो बेसिकली इस एरिया को प्रॉपरली पानी मिलेगा, जो कि अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन केन नदी से यहाँ पर पानी खींचा जाएगा बेतवा नदी के अंदर में। प्लस ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर तैयार किया गया है, यानी कि 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। कौन कौन? केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, ये तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। इंप्लीमेंट एजेंसी की बात करें तो इसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी एक अलग से बॉडी है जिसका नाम दिया गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। तो इसको यहाँ पे सारे के सारे पावर्स दी हैं कि ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो आर्टिकल है अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यह आर्टिकल पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है, तो इसको लेकर भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि सर FCRA क्या होता है, इसमें क्या फ़ायदे हैं, कैसे बनता है, बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो FCRA के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, पहले हम समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है, खबर क्या है। खबर यह है कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम का इंस्टीट्यूट है ना, इसका जो FCRA लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया है। FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है कि सर ये FCRA है क्या? नाम से पता चल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? यानी विदेश से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, तो उस पैसे को रेगुलेट करना, उसको मैनेज करना कि वो पैसा सही जगह पर जिस पर्पज़ से आया है उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर कहीं देश में अशांति फैलाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं रेगुलेट करना। तो इसी वजह से यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया गया था। वैसे इस एक्ट को कब लेकर आए? तो यहाँ पे जब इमरजेंसी देश में लगी थी 1976 के समय पर, तब इस एक्ट को लेकर आया गया था। क्योंकि बोला यह जा रहा है कि उस समय पर बहुत सारी फॉरेन पावर्स थी, विदेशी पावर्स थी, विदेशी कंट्रीज़ थी, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के कुछ मैटर्स के अंदर में इंटरफेयर करने की कोशिश की है।
कैसे कोशिश की है, वहाँ से फंडिंग करके हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनमें पैसा पहुँचा के, और वो पैसा यही फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे के बस खाली दिखाई नहीं दिया कि भाई यहाँ पर हम इस एनजीओ में पैसा डाल रहे हैं या यहाँ पैसा दे रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने दिखाया। लेकिन उस पैसा का उपयोग बहुत गलत तरीके से किया गया। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर आया गया था। अब एफसीआरए में क्या होता है, देखो बोला यह जाता है कि एफसीआरए में जो हर एक पर्सन है, हर एक व्यक्ति या फिर कोई एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले तो सकता है, विदेश से पैसा ले सकता है, लेकिन उसको पैसे को लेने के लिए कुछ कंडीशंस को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या क्या है? पहली बात, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एनजीओ बाहर से कंट्रीब्यूशन ले रहा है ना, तो उसको पहली चीज़ तो इस एफसीआरए एक्ट के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, और रजिस्टर करवाने के साथ साथ एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा हमारी राजधानी में, यानी कि दिल्ली के अंदर में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है, वहाँ पर अपना एक मेन अकाउंट ओपन करवाना होगा, जहाँ पे वो सारा पैसा आएगा विदेश से, ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें कि यहाँ आखिरकार क्या चल रहा है, कैसे पैसा आ रहा है। प्लस यहाँ पे बोला गया कि जो भी पैसा आप ले रहे हो ना, जिस पर्पज़ के लिए, क्योंकि आपको दिखाना है कि हाँ भाई हम इस पर्पज़ के लिए पैसा ले रहे हैं, तो जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हो उसी पर्पज़ के लिए पैसा यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप दिखा रहे हो कि भाई हम कल्याण के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं टेररिज्म में यहाँ पर डाल रहे हो, या फिर कोई और तरीके से यहाँ पर पैसे का यूज़ करके देश में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एफसीआरए का पर्पज़ क्या है बेसिकली आप वो समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि अगर हमें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखो रजिस्ट्रेशन ना, ये किसी भी इंडिविजुअल को या पूरे ग्रुप्स को, किसी को भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, जो बोला जा रहा है एप्लीकेंट है, यानी जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना, वो ऐसा ना हो कि वो बेनामी वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना, उसके पास में प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर ऐसा ना हो कि वो गलत पर्पज़ के लिए जो पैसा है वो ले रहा हो, या फिर यहाँ पर कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो मुजरिम साबित हुआ हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जहाँ पर वो ज़बरदस्ती लोगों का रिलीजन वगैरह कन्वर्ट करवाने में यहाँ पर ये काम कर रहा हो, इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर यहाँ पर जब एक बार ये लाइसेंस मिल जाता है ना, तो ये लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड हो जाता है, यानी कि 5 साल के लिए आप किसी भी बॉडी को लाइसेंस मिल गया, ठीक है, आप 5 साल तक फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना, 5 साल बाद वापस से आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं है, आपको 5 साल बाद फिर से यहाँ पर इसको रिन्यू करवाना होगा, दोबारा से यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा। और जैसे सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पर 5 साल पहले लाइसेंस लिया था, अब यहाँ पे आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो एक्सपायर से 6 महीने पहले आपको एक रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि सपोज आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। जब इंक्वायरी की गई तो पाया यह गया कि आप गलत बोल रहे हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद में मान लो अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है ना, तो वो आने वाले 3 साल तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, बाकी हमारी मिनिस्ट्री के पास में ये पावर भी होती है, खासकर होम मिनिस्ट्री के पास में पावर होती है किसी भी एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर सकें। जैसा अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का जो ये रजिस्ट्रेशन एफसीआरए लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस कैंसिल करने की भी पावर यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमारी मिनिस्ट्री के पास में, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में सरकार के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर, ये सारे के सारे हाई कोर्ट में चैलेंज भी किए जा सकते हैं, वो बात भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। अगले आर्टिकल में बात की गई है एरिथ्रोटॉल के बारे में। एरिथ्रोटॉल जिसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ये हर जगह पर चर्चा में है, तो इस वजह से इस वीडियो में भी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई परेशानी ना हो, ऐसा ना हो यहाँ पर ये चीज़ आ जाए और आपको पता ना हो। तो हुआ क्या, एक नई रिसर्च की गई है क्लीवलैंड क्लिनिक के थ्रू, और उस रिसर्च में पब्लिश ये किया गया कि जो ये एरिथ्रोटॉल है, सबसे पहला क्वेश्चन सर ये एरिथ्रोटॉल है क्या? ये है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। जैसे आप चीनी इस्तेमाल करते हो तो चीनी की जगह पर ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि अलग तरीके से बनाया गया है। तो बोला यह गया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता ये चलता है कि सर इससे हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर इस इशू को पॉइंट आउट किया, तो पॉइंट आउट करते हुए बताया, उन्होंने कारण बताया, क्योंकि हमें भी पहले कारण समझना होगा ना कि आखिरकार हवा में बोल दिया, हवा में तो नहीं बोला है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर ये हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है, इसको समझते हैं। बोला ये जा रहा है कोई व्यक्ति अगर इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का लंबे समय तक यूज़ करता है तो इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे?
तो ये जो एरिथ्रोटॉल है ना, ये क्या करता है, ये हमारी प्लेटलेट्स को एक्टिव कर देता है। प्लेटलेट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है एक्टिवेट हो जाना, और एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है, ये क्लॉट को बना देता है। जैसे कभी चोट लगती है ना बॉडी के ऊपर में, तो खून निकलना स्टार्ट होता है, थोड़े टाइम बाद वो खून जम जाता है, फिर वहाँ से खून नहीं निकलता है। ऐसे यहाँ पर बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। तो आपके जो प्लेटलेट्स होता है ना, जो ब्लड के अंदर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स आरबीसीज के साथ में जैसा आप देख पा रहे होंगे क्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक तरीके से खून जम गया, क्लॉट हो गया, और ऐसे ही और ज़्यादा बॉडी के अंदर में जो वेसल्स होती है जहाँ से हमारा खून बह रहा है ना, वहाँ पर पूरी तरह से ये ब्लॉक कर देता है खून को। तो इससे खून प्रॉपरली बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता। अब फ्लो नहीं हो पाता तो आपको पता है खून तो बॉडी में पहुँचना ज़रूरी है, हर एक ऑर्गन तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि खून ही आपका जो ऑक्सीजन वगैरह है वो सब लेकर जा रहा है, तो है ना। क्योंकि जिस एरिया में जो हमारा ब्लड नहीं पहुंचेगा, उस एरिया में प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचेगी, वो एरिया पूरी तरह से बॉडी का सुन्न होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्लड वेसल्स हमारी ब्लॉक हो जाएंगे इस क्लॉटिंग की वजह से, क्योंकि प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट प्लेटलेट क्या करती हैं, ये चिपक जाती हैं और क्लॉटिंग कर देती हैं। क्लॉटिंग मतलब यहाँ पर खून को जमा देती हैं। खून को जमने से क्या होगा, खून बहना बंद हो जाएगा, और इससे ना ही आपके दिमाग तक खून पहुँचेगा, ना ही हार्ट तक खून पहुँचेगा। तो तुरंत यहाँ पर इंसान बेहोश भी हो सकता है, साथ ही साथ में यहाँ पर उसको दिल का दौरा वगैरह भी पड़ सकता है, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर एरिथ्रोटॉल की आखिरकार ये कैसे खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद में देखो, जो एक इंसान की बॉडी होती है ना, वो भी एरिथ्रोटॉल खुद से बनाती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट बनाती है। लेकिन उसमें आप अलग से ऊपर से इस आर्टिफिशियल स्वीटनर की फॉर्म में और ऐड करने लगते हो, तो इससे कहीं ना कहीं ये जो कंजम्पशन है काफ़ी बढ़ जाता है, ये काफ़ी सारा बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। नाउ सवाल ये उठता है कि सर ये एरिथ्रोटॉल है क्या। तो एरिथ्रोटॉल एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा जाना माना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जैसे हम दुनिया भर में यूज़ करते हैं। ठीक है, बोला ये जाता है जैसे आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो चीनी का एक सब्सटीट्यूट है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ पर मीठा ये भी होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये आप देख पाओगे जैसे चीनी के अंदर कैलोरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ये कोई कैलोरीज वगैरह नहीं होती हैं। ये आपका जो इंसुलिन होता है ना, क्योंकि जैसे आप चीनी खाते हो वो तुरंत यहाँ पे बॉडी में घुल जाती है, और घुलने के बाद में आपके इंसुलिन को स्पाइक करती है, इससे बॉडी में एकदम शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एरिथ्रोटॉल से एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ता, सोडियम फ्री होता है, फैट फ्री होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। तो कहोगे अच्छा तो है, लेकिन अब रिसर्च ने यह बताया है कि इससे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और क्लॉटिंग की वजह से खून का फ्लो बंद हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर आप लंबे समय तक कंजम्पशन करते हो तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इससे यहाँ पे हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात किया गया है स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में। तो ये स्वायत्त इनिशिएटिव क्या है समझते हैं। तो हाल ही में यहाँ पर एक फंक्शन किया गया है, और उस फंक्शन के दौरान यहाँ पर स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की गई है। देखो, स्वायत्त इनिशिएटिव ने अपने आप में एक तरीके से जो इसका जर्नी है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इस वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि इस फंक्शन में इसका सेलिब्रेशन किया गया। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। तो ये स्वायत्त इनिशिएटिव क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका काम है स्टार्टअप, वेमेन, यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसका क्या पर्पज़ है, इसका पर्पज़ है स्टार्टअप को, वेमेन को प्रमोट करना आगे, कहाँ पर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर प्रमोट करना। तो इसका एम क्या है, एम यहाँ पर यह है कि जितने भी सेलर्स, सामान बेचने वाले लोग हैं या सर्विस प्रोवाइड करवाने लोग हैं, इन सब को एक पोर्टल पर लेकर आना, उन सबको यहाँ पर ट्रेनिंग देना, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना, वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, इन सबको पार्टिसिपेशन करवाना, जो एमएसएमई सेक्टर है, हमारे छोटे छोटे बिजनेस है, उन सबका पार्टिसिपेशन करवाना। कहाँ पर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसको 2016 में ही बना लिया गया था। इसका पर्पस क्या है, देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको कुछ खरीदना है। मान लो आप नहीं खरीदना है, कोई सरकारी मिनिस्ट्री है, सरकारी मंत्रालय है, या कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको कोई गुड्स या सर्विस परचेज करना है, तो वो इस ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, यानी सरकारी मंत्रालय, जो भी यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इस पोर्टल को किसने बनाया है, तो इस पोर्टल को डेवलप किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के थ्रू, और इन्होंने भी क्या किया, एक सपोर्ट लिया था नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ में। तो इन दोनों की मदद से इस पोर्टल को बनाया गया। ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है ना,
ये कम्प्लीटली पेपरलेस है। यहाँ पर पेपर का कोई वर्क नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कैशलेस पूरा वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन वे में हो रहा है, कैश की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर हो रहा है। ऑनलाइन माध्यम से आप यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है वैभव फेलोशिप स्कीम के बारे में, तो काफ़ी चर्चा में है। तो हाल ही में क्या होता है, जो नेशनल साइंस डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो नेशनल साइंस डे के अवसर पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, इन्होंने क्या किया, इस वैभव फेलोशिप स्कीम को लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है ये किसके लिए लॉन्च की गई है, इंडियन डायस्पोरा के लिए, यानी कि विदेशों में। आपको पता है कई सारी कंट्रीज़ हैं बाहर की जहाँ पर इंडिया के लोग जाकर रह रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो डायस्पोरा है अलग अलग जगह में, अलग अलग विदेशों में, उनके लिए इस वैभव फेलोशिप स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस वजह से ये स्कीम चर्चा में है। अच्छा, ये स्कीम क्या करेगी, तो ये जो फेलोशिप स्कीम है ना, ये ऑफर करेगी जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआई, जो कि लंबे समय तक इंडिया से बाहर रह रहे हैं किसी देश में, वो एनआरआई हैं। तो अगर यहाँ पर ये जो फेलोशिप है, ये स्कीम यहाँ पर, इस स्कीम के तहत क्या होगा, इस फेलोशिप को एनआरआई को दिया जाएगा, एनआरआई को ऑफर किया जाएगा, ताकि जो रिसर्चर्स हैं, खासकर एनआरआई हमारे रिसर्चर्स जो हैं, उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो काम कर सकें। रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है। ये जो फेलोशिप स्कीम है ना, इसमें यहाँ पर कोई भी एनआरआई जो रिसर्चर है उसको एक मौका मिलेगा कि वो यहाँ पर काम कर सकता है एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में, प्लस यहाँ पर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भारत में तो उसके साथ में काम कर सकता है मिनिमम 1 महीने के लिए और मैक्सिमम 2 महीने के लिए। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, तो 3 साल तक यहाँ पर ड्यूरेशन रहने वाला है। सरकार रिसर्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, 37 लाख रुपए का पूरे 3 साल पीरियड में यहाँ पर कह सकते हो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि हम रिसर्च को पूरी तरह से प्रमोट कर सकें। तो मकसद ओवरऑल यही है कि रिसर्च को बढ़ाया जा सके, और ख़ासकर इंडिया के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और दुनिया के अलग अलग वर्ल्ड के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन कर सकें, वहाँ की फैकल्टीज़ यहाँ आ सके, यहाँ की रिसर्चर्स और फैकल्टीज़ वहाँ जा सकें। तो आपस में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को रेडी किया गया। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से विदेश के इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत के साथ में ये कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है ना, यहाँ पर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को तैयार किया जाता है। तो इसमें से जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ होंगी वही यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगी इस फेलोशिप के लिए। वही लोग यहाँ पर क्या कर सकेंगे, यहाँ पर हमारे साथ में कोलैबोरेट करके रिसर्च को कर सकेंगे। तो ये जो स्कीम है, ये जो फेलोशिप पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाया जाता है, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो कौन कौन होना चाहिए, कोई एनआरआई भी हो सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, ओसीआई भी हो सकता है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास में क्या होना चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी की, एमडी की, एमएस डिग्री होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब जाके वहाँ पे वो एलिजिबल हो पाएंगे और वो लोग यहाँ पर फिर मिलकर काम कर पाएंगे। तो स्कीम किसके लिए है, जो इंडिया का डायस्पोरा यानी कि भारत के लोग बाहर जहाँ विदेश में रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री के बारे में, काफ़ी चर्चा में है। तो अभी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है ना, वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री में। अच्छा, ये अभ्यास हम कौन से देश के साथ में करते हैं, तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है, एग्जामिनेशन में आपसे यहीं से सवाल बनेगा कि एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री हम कौन से देश के साथ में करते हैं, तो ये जापान के साथ में किया जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स अभी पार्टिसिपेट कर रही है जापान के साथ में। ठीक है, तो ये क्या है, एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि 2 देशों के बीच में होती है। यहाँ पे इंडिया की एयरफोर्स होगी और जापान की एयरफोर्स होगी, इन दोनों के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाएगा। अभी देखो, इंडिया जापान के बीच में एक और अभ्यास होती है, इनकी दोनों के बीच में ये तो जैसे अभी हमने इस शिन्यू मैत्री के बारे में बात की है ना, तो ये एयरफोर्स के बीच में होता है, यानी कि इंडिया की एयरफोर्स और जापान की एयरफोर्स, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्म गार्जन की, तो धर्म गार्जन भी एक ऐसा अभ्यास है जो कि इंडिया और जापान की आर्मी के बीच में किया जाता है। तो इन दोनों की आर्मी के बीच का एक जॉइंट अभ्यास है। ठीक है, तो अभी इंडियन एयरफोर्स का जो पूरा यूनिट है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, और इसमें हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो पहुँचा है। C-17 ग्लोब मास्टर इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पाओगे, ये है वो प्लेन जो बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ का प्लेन है। और आपको पता होगा दुनिया में कहीं पर भी कोई भी तबाही आती है तो इसी C-17 ग्लोब मास्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे कोविड-19 में काफ़ी सारे देशों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यही C-17 ग्लोब मास्टर चलाया गया था, इसी को ही उड़ाया गया था। अभी टर्की में भी यहाँ पे जो हेल्प प्रोवाइड करवाई है हमने, वो C-17 ग्लोब मास्टर से प्रोवाइड करवाई है। साइज़ आप यहाँ पर इसका देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। इससे क्या होगा, दोनों के जो डिफेंस कॉपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे, जैसा हर एक अभ्यास में किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं एक और आर्टिकल पर, HTT-40। तो HTT-40 क्या है, वो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये जेट दिख रहा होगा, HTT-40। तो ये चर्चा में काफ़ी, तो हुआ क्या है,
तो न्यूज़ ये है कि हाल ही में जो हमारी यूनियन कैबिनेट है ना, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, कौन सा वाला HTT-40, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो भी हम परचेज़ कर रहे हैं। कितने परचेज़ कर रहे हैं? लगभग 70 एयरक्राफ्ट को परचेज़ किया जा रहा है 6,828 करोड़ रुपए में। किसके लिए परचेज़ कर रहे हैं? हम अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए परचेज़ कर रहे हैं। तो इसको लेकर अप्रूवल दे दिया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। ये एक बेसिक सा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब है, मान लो इंडियन एयरफोर्स के अंदर में एक नया पायलट है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, तो हम यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। सवाल यह है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाया किसने? तो इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों काम यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किया हुआ है। फीचर्स क्या हैं? तो एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है। इसके अपने आप में काफ़ी फीचर्स होते हैं। देखो, इतनी बड़ी स्पीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है ट्रेनिंग देने के लिए। इसका जो एक फ़ीचर है, ये लगभग 2.8 टन्स का वेट लेकर उड़ सकता है। प्लस यहाँ पर इसकी जो टॉप स्पीड रहेगी वो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रह सकती है। और जो रेंज रहेगी, रेंज ये है कि 1000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। ठीक है। इसकी जो सीट है फुल्ली एरोबिक है, आप पीछे कर लो, आगे कर लो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल सीट देखने को मिलेगी। और जहाँ पर हमारे पायलट बैठेंगे ना, वो एरिया जिसको हम कॉकपिट बोलते हैं, जहाँ पर पायलट बैठते हैं, वो पूरा एयर कंडीशनड होगा, पूरा AC का सिस्टम है, हॉट रिफ्यूलिंग सिस्टम है, इजेक्शन सीट्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है एक बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग है, मतलब एक आराम से अगर हम किसी को ट्रेनिंग सिखानी है ना बेसिक से, तो हम यहाँ से उसको आराम से ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। ठीक है। और बाकी मैंने बताया कि ये एक टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने टर्बो प्रॉप इंजन का यूज़ किया है। देखो, बाकी जो हमारे नॉर्मल होता है ना, वहाँ पे जेट इंजन का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे टर्बो प्रॉप इंजन का यूज़ किया है। इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर इसको चलाने का कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगा। इससे यहाँ पर ये कम तेल खाएगा और थोड़ा स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली हमें ट्रेनिंग देने के लिए लेना है, तो हम ट्रेनिंग आराम से दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की गई है PCI के बारे में, दैट इज़ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। काफ़ी चर्चा में है, हमने द हिंदू में डिस्कस किया था, बट आज ये फिर से चर्चा में आ चुका है, तो इसको समझेंगे। देखो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हाल ही में चर्चा में था। क्यों? क्योंकि जो प्रिंट मीडिया होता है ना, प्रिंट मीडिया क्या होता है? जैसे न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, ये सब प्रिंट मीडिया है। तो यहाँ पर जो पेड न्यूज़ होती हैं, लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी कभी पैसा देके काफ़ी सारी खबरें छपवा देती हैं, तो उस पेड न्यूज़ को बंद करने के लिए यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी। इस वजह से यहाँ पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया चर्चा में है। तो PCI के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। PCI नाम की जो बॉडी है, इसको सबसे पहली बार सेटअप किया गया था 1966 में हमारे पार्लियामेंट के थ्रू। अब जब इसको 1966 में बनाया था ना पार्लियामेंट ने, तो अपने आप से नहीं बनाया था, एक रिकमेंडेशन आया था। हमारे पास में जो पहला प्रेस कमीशन था ना, ये जस्टिस JR मुधोलकर जी के अंडर में था। इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमीशन बनाया गया। इसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया पार्लियामेंट को। तो ये सब चीज़ों को देखकर पार्लियामेंट ने 1966 में PCI नाम का जो पहला बॉडी है, इसको सेटअप कर दिया था। पहली बार इसको सेटअप कर दिया था क्या? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेन काम है, ये जो भी काम करता है वो सब आगे बताऊंगा, लेकिन ये समझना होगा, ये जब ये स्टैचुरी बॉडी है, क्योंकि एक स्टैचुरी बॉडी है तो किसी एक्ट के अंदर बनाई होगी, तो वो एक्ट का नाम क्या है? तो वो नाम है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। तो 1978 के एक्ट के अंदर में यहाँ पर ये बॉडी काम करती है। इसका काम है, जो इंडिया में प्रेस है ना, खासकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया समझ रहे हो? जैसे हमारे न्यूज़पेपर यानी अखबार हो गए, जर्नल हो गए, मैगजीन हो गए, जो छप कर आ रहे हैं, इनको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 28 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन अलग है और 28 मेंबर्स अलग होते हैं। तो जो चेयरमैन होता है, इसको कौन नॉमिनेट करता है? इसको एक कमेटी के माध्यम से नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन वो जो कमेटी होती है ना, उस कमेटी में भी कई सारे लोग होते हैं। जैसे उस कमेटी में यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे और हमारे काउंसिल का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये सब मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी मिलकर क्या करेगी? हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को नॉमिनेट करने का काम करेगी। बात क्लियर हो गई ना? जो ये चेयरमैन होता है ना, ये एक रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इनका टर्म कितना होता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होता है या इसके जो बाकी 28 मेंबर्स होता है, उनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल तक ये सर्व कर सकते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है मीडिया की प्रैक्टिस को चेक करना, है ना, या फिर जो हमने प्रेस को एक फ्रीडम दे रखी है, छूट दे रखी है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर थोड़ा निगरानी रखना। तो ये इसका एक प्राइमरी फंक्शन है। दूसरे और फंक्शन भी हैं, जो हमारे अखबार होते हैं उनकी मदद करना, ताकि उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बनी रहे, वो खुलकर यहाँ पर चीज़ों को छाप सकें।
है ना। लेकिन ऐसा भी ध्यान रखना है कोई पेड चीज़ ना हो, लेकिन खुलकर छाप सकें, इस चीज़ को भी इंश्योर करने का काम हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में और भी कई सारी ताकतें, कई सारी पावर्स आती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई जर्नलिज्म है, कोई जर्नलिस्ट है ना, उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट है तो उसकी सुनवाई ये कर सकता है। लेकिन प्रेस को फ्रीडम देने की भी यहाँ पर इसके पास में पावर्स हैं। उसके बाद में इसके पास में और भी पावर्स हैं, जैसे कि मान लो किसी सिविल कोर्ट के पास में पावर होती है ना, वैसी पावर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में है। प्लस बोला गया कोई भी जो इंक्वायरी है इस काउंसिल के माध्यम से जो हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी यहाँ पर उसके ऊपर की जा सकती हैं। देन जो भी डिसीजन होगा इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, मान लो कोई मैटर इसमें आता है, जो भी इसका डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। आप उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, बाकी इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये केवल और केवल प्रिंट मीडिया जो होती है उसके ऊपर फोकस करता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर फोकस नहीं करता, जैसे रेडियो, टेलीविजन, इसके ऊपर यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया के ऊपर में प्रॉपरली इसकी पावर्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में बाकी मैंने आपको बता दिया, जो भी डिसीजन होता है पीसीआई का वो फाइनल होता है और उसको आप कोर्ट के सामने अपील बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हमने पावर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। नाउ गाइज, ये था आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आज हमने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं क्योंकि आज ऑलरेडी मुझे पता है आप लोग को एंजॉय भी करना है। वीडियो मैंने थोड़ा सोचा शॉर्ट ही रखते हैं, तो इस चक्कर में जो कंटेंट था, जो आर्टिकल था, वही हमने कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो और हैप्पी होली वंस अगेन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।